आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। ट्यूसडे 19 अक्टूबर की शाम है। आप सुन रहे हैं जमशेद कमर सिद्दीकी को आज तक रेडियो के इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पर। दिन भर आपका वो पसंदीदा पॉडकास्ट है जो दुनिया जहान की सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण करता है और आपको समझाता है कि खबर के अंदर की खबर क्या है। तो आज किन खबरों पर होगी बात? सबसे पहले बात होगी पड़ोसी देश बांग्लादेश की, वहां पर जारी हिंसा की। पीरगंज में अल्पसंख्यकों के कम से कम 29 घर आग के हवाले कर दिए गए और 45 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। जानेंगे कि बांग्लादेश हिंसा का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। उसके बाद चलेंगे उत्तराखंड और हाल जानेंगे नैनीताल का, जहां बादल फटने से कई लोग मलबे में दब गए। उसके बाद आपको सुनाएंगे कश्मीर की एक ऑडियो रिपोर्ट, जिसमें कश्मीर में रोजी रोटी की तलाश में गए यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग अब वहां से वापस लौट रहे हैं। कश्मीर में आम नागरिकों की हो रही लगातार हत्या के बाद वहां डर का माहौल है। सुनाएंगे आपको वापस लौटते लोगों से बातचीत। और आखिर में बताएंगे कि यूपी चुनाव में कांग्रेस का 40% टिकट महिलाओं को देने वाला दांव कितना कामयाब होगा। लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। ये वैन यूपी के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी विकास परिषद के तहत काम करेगी। इस परिषद का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर करते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल और अन्य क्षेत्रों से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें सड़कों और पुलों से पानी बहता दिख रहा है। यही नहीं, रेल की पटरियां तक बह गई हैं। बिहार बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आज जम्मू में रह रहे बिहारियों के लिए मुफ्त में AK-47 राइफल देने की मांग कर दी है। ज्ञानू ने इस बयान के पीछे तर्क दिया है कि इससे बिहारी अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। वहीं कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर बढ़ते हमलों के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे। उन्होंने यहां LOC के फॉरवर्ड बेस में तैनात व्हाइट नाइट कोर के जवानों से मुलाकात की और इस दौरान उन्हें कोर के सैन्य अधिकारियों ने LOC पर हालात की जानकारी भी दी। महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट के खुलने के समय को बढ़ाया गया है। अब यहाँ रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे, जो अब तक 10 बजे तक ही खुले रहते थे। इसके अलावा दुकानों को खोले रखने का समय भी बढ़ाया गया है और अब दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो कोविड वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक पर ध्यान दे, क्योंकि देश 100 करोड़ वैक्सीन खुराक देने के करीब पहुंच चुका है। 26 मार्च 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान और उसके बाद से नए बने मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसा और हमले की घटनाएं नई नहीं हैं। 75 सालों से ये होता आ रहा है। 1947 में आज़ादी के बाद लाखों हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से निकलकर भारत के पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में आकर बस गए थे। और याद हो तो 1950 में बांग्लादेश में भीषण सांप्रदायिक दंगे भी शुरू हो गए थे और फिर वहां हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। ढाका यूनिवर्सिटी की ही एक रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश से हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं का पलायन हो रहा है और इसके पीछे धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं की संपत्ति को हड़पने वाली साजिश काम कर रही है। और इस साजिश के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन और सिस्टम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और अब एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों, उनके घरों, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के समय से ये हिंसा शुरू हुई है और अब तक ये थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की उनकी सुरक्षा का भरोसा दे रही है। बांग्लादेशी गृह मंत्री असदुजम्मा खान कमाल कह रहे हैं इसके पीछे मकसद चुनाव से पहले शांति भंग करना है। इधर अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक ने यहाँ हिंदुओं पर हो रहे हमले की निंदा की है। अब चूंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, यहाँ हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, तो इस वजह से इस सब का यहाँ पर हिंदुस्तान की राजनीति पर भी असर पड़ता है और इसलिए यहाँ की राजनीति भी गरमाई हुई है। कोलकाता से दिल्ली तक
बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। टीएमसी ने इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ होने का अंदेशा जताया है। वहीं बीजेपी इस मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता, चाहे वो ममता हो मोदी हो, एक ट्वीट तक दोनों लोगों की तरफ से नहीं हुआ है। तो इस चुप्पी की वजह क्या है, ये मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल से। देखिए, बांग्लादेश में जो हुई है ये बहुत ही नाजुक, संवेदनशील, गंभीर मुद्दा है। क्योंकि एक तो बांग्लादेश इज ए डिफरेंट सॉवरेन कंट्री, और बांग्लादेश में जब खालेदा जिया पावर में थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मुझे याद है उस समय ब्रजेश मिश्र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, गए थे सिर्फ पूजा के समय। ऐसे ही माइनॉरिटी हिंदू के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक हुई थी, रेप हुई थी, और उस समय जमात खालेदा के साथ थी। लेकिन आज कंप्लीटली इट्स ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर। शेख हसीना अभी ये खुद लड़ रही है। टेररिस्ट अटैक तो शेख हसीना के ऊपर भी हुई है। तो अभी जो ये जमात और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हो, कोई क्लेम नहीं किए हैं, लेकिन आईएसआई भी इसके पीछे है, ऐसे खुफिया एजेंसी का रिपोर्ट है। तो इस समय खालेदा को वीकेंड करना इनका मकसद है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और इस समय अगर आप हसीना अगर एक्शन नहीं लेते तो मोदी जी जरूर कुछ बोलते, कंडेम करते। लेकिन मोदी जी से बोलने से अगर हसीना वीक हो जाते हैं, उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मोदी जी भी शायद नहीं करना चाहते हैं। और ममता को भी लग रहा है इस समय ये इशू को इतना ज्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि कलकत्ता और ढाका बहुत नजदीक है। अभी जितना अब कम बोलेंगे उतना शांति आएगा, क्योंकि यहाँ अगर ध्रुवीकरण की राजनीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ ये जो विदेश का मुद्दा है, इसको जोड़ना भी मुझे लगता है अनुचित है। शायद इसीलिए दोनों तरफ से चुप्पी मतलब साधा, क्योंकि इसमें ऐसे कोई ना घटना घटे कि जो हमारे नियंत्रण के बाहर चले जाए, जिसमें फायदा पाकिस्तान का हो जाए, चाइना का हो जाए, तालिबानी का हो जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है इसमें देयर इज ए मेथड इन दिस साइलेंस। जयंतो, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में वहां पर हसीना सरकार के नेता बयान तो खूब दे रहे हैं, लेकिन जमीनी जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। क्या कारण है इसके? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार बार बार बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश के जमीन, हम ये जो उग्रपंथी हैं इनको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। फिर भी जो नाजुक हालत है, इसके कारण है क्योंकि इससे जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ बांग्लादेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये जो नई एक्सिस बन गया है, और खासकर अफगानिस्तान में तालिबानी रेजिम आने के बाद वो ढाका के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ढाका में जो एंटी इंडिया फीलिंग बढ़ रहा है, जो मान लीजिए वैक्सीनेशन को लेके डिफरेंट इश्यूज में जो ग्रो कर रहे हैं, उसको हसीना के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ और प्रो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये तीनों का एक पैकेज मिल के ये डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है। इसको अगर सिक्योरिटी एजेंसीज को और ज्यादा सेंसिटाइज करना चाहिए, और भारत अगर ज्यादा दखल लेंगे तो कहेंगे कि इंडिया इज इंटरफेयरिंग, वो भी नाजुक स्थिति है। लेकिन ये हमारे बॉर्डर भी कंप्लीट अभी तक फेंसिंग नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें जो चुनाव, भारत की चुनाव में और ढाका के चुनाव में, ये टेरर को मुद्दा ना बना के जो आप बोल रहे हैं ना, मैं सहमत हूं कि सिक्योरिटीज को बीफ अप करना ज्यादा जरूरी है राजनीति से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जयंतो घोषाल। अरे आगे मत जाओ, अभी वापस 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 वापस, पुल टूट गया। ये चीख चिल्लाहट जो आपने अभी सुनी, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में फंसे लोगों की है, जहां गौला नदी पूरे उफान पर है। नदी का बहाव इतना तेज है कि उसने अपने ऊपर बने कंक्रीट के पुल के 2 टुकड़े कर दिए। उत्तराखंड में मचे प्राकृतिक त्राहिमाम ने हल्द्वानी से लेकर चमोली तक जल प्रलय मचाया हुआ है। भारी बारिश के चलते अलकनंदा से लेकर नैनी झील तक अपने पूरे उफान पर है। नदियों का पानी सड़कों पर आ चुका है और अब आम लोगों के घरों में घुस रहा है। जो नैनी झील नैनीताल की खूबसूरती में इजाफा करती थी, वो फिलहाल आम लोगों के लिए बर्बादी का सबब बनती जा रही है। गढ़वाल और कुमाऊं के अलग क्षेत्रों में
ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। वहीं पर्यटकों को भी यात्रा करने से रोक दिया गया है। उत्तराखंड से आ रही रिपोर्ट्स और वायरल वीडियोस से जो दृश्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो 2013 की उत्तराखंड त्रासदी के जख्मों को हरा कर देते हैं। पर फिलहाल ये जानना जरूरी है कि उत्तराखंड के मौजूदा हालात कैसे हैं, कहां पर कितना नुकसान हुआ है और 4 धाम यात्रा को लेकर क्या अपडेट हैं। ये जानने के लिए मैंने बात की उत्तराखंड में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर दिलीप सिंह राठौर से। सुनिए। देखिए, हालात अभी उत्तराखंड में बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रीजन में सभी 13 जिलों में बहुत नुकसान हुआ है। गढ़वाल की अगर हम बात करें तो 4 धाम यात्रा को रद्द कर दिया गया था 2 दिन पहले ही, क्योंकि अलर्ट जिस तरीके से घोषित हुआ उसके अनुरूप तुरंत अलर्ट कर दिया गया और काफी यात्री फंस भी गए, जिनको एसडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू करवाने की जिम्मेदारी दी गई और रेस्क्यू करवाया भी गया। कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं, धीरे धीरे कर उनको भी रेस्क्यू करवाया जा रहा है। 29 टीम अभी तक पूरी तरह से लगी हुई है और जगह जगह पर रेस्क्यू कर रही है। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है कुमाऊं का रीजन, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान है वो उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में हुआ है, जहां पर झील जो आमतौर पर खूबसूरती बढ़ाती थी, उस झील का पानी सड़कों पर आ गया और नैना देवी मंदिर पर इस समय हालात ये है कि वहां पर गाड़ियां तैर रही हैं और लोगों को तैराकी करने को लेकर मजबूर होना पड़ रहा है। ये हालात वहां इस समय है। दिलीप, आज का पूरा दिन उत्तराखंड के लिए काफी क्रूशियल रहा। ताबड़तोड़ बारिश होती रही। ऐसे में आगे के लिए क्या प्रेडिक्शन है? मौसम विभाग क्या कह रहा है और सरकार हाईकमान ने इसको लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की है? देखिए, अभी हालात जिस तरीके से हैं, सरकार ने पूरी तरह से एक्शन लिया हुआ है। 3 हेलीकॉप्टर सेना की मदद से लिए हैं, जिसके माध्यम से लोगों को जहां जहां पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला भी जा रहा है। और अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 17 हो गया है, जिसमें 13 नैनीताल जिले में है और इसके अलावा बाकी 4 अन्य जगह पे हैं। और जिस तरीके से ये सिचुएशन है, क्योंकि देखिए बारिश अभी यहाँ गढ़वाल मंडल में जरूर येलो अलर्ट है, लेकिन नैनीताल वाला जो क्षेत्र है जहां पर झील के पानी ने तबाही मचाई है, वहां पर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। तो लिहाजा कुमाऊं रीजन पर फोकस बहुत ज्यादा किया है सरकार ने। गढ़वाल रीजन में जिस तरीके से 4 धाम यात्रा अभी तक पूरी तरह से रद्द की हुई है, कुमाऊं रीजन में भी जितने भी पर्यटक स्थल थे उन सभी को बंद किया हुआ है। जिस तरीके से मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और नुकसान के बारे में जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, उसको देखते हुए लगता है कि अभी हालात और ज्यादा खराब होने की उम्मीद है, क्योंकि घायलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और मृत्यु का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज तक रेडियो रिपोर्टर दिलीप सिंह राठौर। और अब चलते हैं कश्मीर, जहां के रास्तों से उदास चेहरों पर मायूसी लिए यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लोग इन दिनों वापस अपने शहरों की तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार आम लोगों का आतंकियों के निशाने पर रहना, दूसरे प्रदेशों से काम करने गए लोगों की लगातार हत्याएं, ये बताने के लिए काफी हैं कि कश्मीर एक बार फिर नए तरीके से सुलग चुका है और अब तक सुलग रहा है। लगातार आती रिपोर्ट से ये भी साफ हो गया है कि कैसे वहां बाहरी वर्सेस कश्मीरी का माहौल बनाकर दूसरे प्रदेशों से काम की तलाश में गए लोगों के लिए नफरती माहौल बनाने की कोशिश जारी है और फिर इसी माहौल से कश्मीर से पलायन एक बार फिर से तेजी से बढ़ चला है। महज कुछ दिन पहले ही यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से गए लोग अब लगातार हो रही हत्याओं से डर कर अपना काम, रोजी रोटी छोड़कर वापसी की राह पर हैं। लोगों का कहना है कि डर इस कदर बढ़ चुका है और माहौल ऐसा बन गया है कि ये तक नहीं पता कि कब किसको मार दिया जाए। हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर सुनील जी भट्ट जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां कश्मीर छोड़कर जा रहे लोगों की भारी भीड़ है। सुनिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुझे बताइए, अभी आप वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर क्यों आए? छोड़ छाड़ के आए हैं, बहुत लफड़ा हो रहा है, रूम से मार कर निकाल रहा है, आतंकवाद सब मार रहा है वहाँ पर। अच्छा, आतंकवादी मार रहे हैं? आतंकवाद सब वहाँ पर मार रहा है, सबको, बिहारी को सबको मार रहा है, तो हम लोग भी छोड़ छाड़ के भागने चालू कर दिए। क्या बोलेंगे सर, बहुत देखते हैं खतरा है, रह नहीं सकते हैं। मकान से किराया ले लेता है, निकाल देता है, बोलता बाहर में रहो तो लोग। इसी की वजह से जो हम लोग आ गए, डर का वजह से। मन में डर है? बहुत डर है सर, क्या बोलेंगे आपको। डर है, खाना नहीं मिलता है टाइम टाइम पे, रूम में 3-4 दिन से भूखे थे। बहुत खतरनाक है माहौल। अच्छा। हाँ, सब आदमी को मार देता है।
उधर, इसीलिए डर के लिए सब आदमी हम यहाँ भाग के आए हैं। हाँ, हम लोग का डर लग गया कि हम लोग का कहीं मार उड़ देगा, भाग, इसीलिए हम लोग सब अपना बोरिया बिस्तारा सरियाया आया। आप मूलतः किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ से। तो अभी कहाँ कार्य कर रहे थे कश्मीर में? कश्मीर में काम करता था, हुकूम में ईट बनाता था। अच्छा, कौन सी जिले में? पुलवामा जिले में। पुलवामा में। तो अभी जो जिस प्रकार से वहाँ भी हत्याएं हो रही है, क्या भय पैदा हो गया आप लोगों में? जी, डर लग रहा है। अच्छा, हाँ, इसीलिए अब आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं इसलिए में। तो अभी जो हाल फिलहाल में हत्याएं हुई, आपको मतलब आपके जो सारे जो मजदूर भाई हैं, क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों में आपस में? पूरा लेबर का छुट्टी हो गया था उधर, मतलब और उधर मतलब वो गोली बारूद चल रहा था, मतलब तो हम लोग डर के मारे आ गए, मतलब छुट्टी दिया बाबू। तो बाबू लोग हमको ना यहाँ काम कर रहे थे भट्टे पे। तो अभी आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप सीधा घर जाएंगे, क्या करेंगे? छत्तीसगढ़। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम? हाँ, मेरा नाम लोकचंद धर्मा है। मैं कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य जांजगीर जिले का हूँ। मैं कश्मीर में कहाँ अभी काम कर रहे थे? पूरा हुक्म में हम लोग ईट भट्टे में काम कर रहे थे। वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से 12 बजे रात को। कब? कल रात को? आज रात को सर। तो फिर आप वहाँ से भाग कर आ गए? वहाँ से हम भाग कर आए हैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के अपना। हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। हमारी सहयोगी कमलजीत संधू भी इस वक्त कश्मीर में ही मौजूद हैं। उन्होंने भी कश्मीर छोड़कर जाते लोगों से बात की है और वहां होने वाली दिक्कतों का जायजा लिया है। सुनिए ये ग्राउंड रिपोर्ट भी। कश्मीर घाटी में इस वक्त कई ऐसे बिहारी लेबर हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन अब वो मजबूरी से, खौफ से यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोगों से सीधा बात करते हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? बिहार से कहाँ से हैं? हम नौतन दुबे से हैं। कितने सालों से यहाँ पे लगातार काम करते आए और क्यों आने की जरूरत है? मजदूर है तो यहाँ काम चलता था तो आए हैं, काम कर रहे हैं 5-6 साल से, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ था। कुछ डर लग रहा है? खौफ? नहीं मैडम, डर नहीं लग रहा है। अल्लाह के शुक्र है, यहाँ सब हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है, सही सलामत से रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दूसरी जगह रहते हैं, बिहार से आए होंगे, उनके बीच में किस तरह? अच्छा है, हम लोग जहाँ हैं तहाँ हम लोग अच्छा। ये जो किलिंग्स हुई हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब तो ये तो मैडम हमको पता नहीं लगा है, सुने थे, बाकी हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो आपने 2 ग्राउंड रिपोर्ट सुनी पलायन को लेकर होती दिक्कतों के बारे में, लेकिन इन सब के बीच अभी कश्मीर की क्या स्थिति है पलायन के नजरिए से और हिंसा की घटनाओं के अब क्या हाल हैं, ये भी पूछा मैंने कमलजीत संधू से। देखिए, अभी काफी अनसर्टेन सिचुएशन है, असमंजस का दौर है। काफी लोग जा चुके हैं, कई लोग जाना चाह रहे हैं। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि मौसम में बदलाव है, काफी हद तक काम खत्म हो चुका है और क्योंकि पर्व का समय भी है, दिवाली आने वाली है, छठ पूजा है, तो काफी हद तक जो बिहार के निवासी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं मजदूर के तौर पर, वो घर जाते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं उसके बाद काफी लोग डर गए हैं और इसी वजह से वो पलायन भी कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है, हालांकि ये तादाद अब कम हो गई है क्योंकि जो जाने वाले थे वो जा चुके हैं। उस तरफ अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो साउथ कश्मीर में ज्यादा डर था, श्रीनगर में भी टारगेटेड किलिंग हुई है, तो यहाँ से भी कई लोग गए हैं। दूसरी ओर नॉर्थ कश्मीर में इतना कोई टारगेट नहीं किया गया है, तो कई ऐसे इलाके हैं या पॉकेट्स हैं जहां पर अभी भी बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं। कई लोग जो मौसम के बदलाव के बाद जाते हैं और सर्दियां खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो कि यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और उन्हें खतरा नहीं लगता है। अपने तौर पे अलग अलग जगह पर एक एरिया डोमिनेशन सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। दूसरी ओर जो लोकल लोग हैं वो भी काफी सपोर्ट सिस्टम बनाए रखे हुए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन यस, डर का माहौल तो है ही, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि अभी कोई कंट्रोल इस वक्त अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे HMB आ रहे हैं इसी हफ्ते, तो सिक्योरिटी काफी स्टेप अप की गई है, लेकिन क्या हर किसी को सिक्योरिटी दी जा सकती है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है और शायद ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से कई पॉकेट्स में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो अभी भी जो हिट एंड रन एक पॉलिसी है, यानी किसी को भी टारगेट बना के मौके पर उस पर अटैक किया जाए, वो अभी भी मुमकिन है। शायद इसी वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी एक असमंजस यानी अनसर्टेनिटी का माहौल जरूर है।
चलिए अब बात करते हैं यूपी की, जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए हर पार्टी अपने अपने तरकश में निशाना साधने के लिए तीर भर रही है। चुनावी दांवपेच खेले जा रहे हैं, कहीं रैलियां हो रही हैं, कहीं मंदिर के चक्कर काटे जा रहे हैं। विपक्षी पूरे मेहनत से बीजेपी का पत्ता काटने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार विपक्ष को और मजबूत करने का बीड़ा प्रियंका गांधी ने उठाया हुआ है। लखीमपुर मामला हो या फिर चुनावी अखाड़ा, हर जगह कदम फूंक फूंक कर रखने की कोशिश की जा रही है। अब आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस अपने 40% टिकट महिलाओं को देगी। जी हां, 40% रिजर्वेशन फॉर विमेन। प्रियंका का कहना है कि ये फैसला महिला सशक्तिकरण के लिए लिया गया है और ये निर्णय उन महिलाओं के लिए है जो बदलाव चाहती हैं और ये चाहती हैं कि ये प्रदेश आगे बढ़े। इसके अलावा प्रियंका ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है, जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। अब यहाँ सवाल ये है कि यूपी में तो कांग्रेस कुछ खास मजबूत भी नहीं है और दूसरी तरफ पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आती है। तो ये फैसला सिर्फ यूपी के लिए ही क्यों लिया गया है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं ऐसा किया गया, पूछा मैंने लखनऊ से आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। देखिए, ये मैं इसको मानता हूं कि ये कांग्रेस के फैसले से कहीं ज्यादा बड़ा ये प्रियंका गांधी का अपना फैसला है। और प्रियंका गांधी चूंकि कांग्रेस की महासचिव हैं और पूरा उत्तर प्रदेश उनके जिम्मे है, तो यहाँ वो खुद से फैसले ले रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 7 वचन की बात की थी कि वो उत्तर प्रदेश वालों के साथ 7 वचन निभाएंगी। तो उन्होंने पहले वचन के तौर पर ये कहा है कि 40% जो सीटें हैं वो महिलाओं को देंगी। अब उसका जो आंकड़ा बैठता है, तकरीबन अगर 403 सीटें कांग्रेस लड़ती है तो 161 सीटें उन्हें महिलाओं को देनी होंगी। दूसरी बात ये कि मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि कांग्रेस पार्टी का अपना कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। जो कांग्रेस का मूलतः वोट बैंक हुआ करता था, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, महिला, ये सारे वोट बैंक अब दूसरे दलों के पास खिसक चुके हैं। बीजेपी के पास जा चुका है, दलित बसपा के पास जा चुका है, मुसलमान सपा के पास जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस को और प्रियंका गांधी जब इतने समय से मेहनत कर रही हैं तो उन्हें अपने एक वोट बैंक की भी तलाश थी। उन्हें लगता है कि महिला एक ऐसा बड़ा वोट बैंक हो सकती है जो अगर टूट कर आए तो एक बड़ा चंक कांग्रेस के साथ जा सकता है। यही जो आपने पूछा कि आखिर सिर्फ यूपी में ही क्यों, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं, तो कांग्रेस दूसरे राज्यों में मजबूत है, वहां उनके पास कैंडिडेट्स हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें कैंडिडेट ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश की ये है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करने की प्रियंका गांधी की एक कोशिश दिखाई देती है, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना एक वोट बैंक बनाने की एक कोशिश दिखाई देती है। और साथ साथ चूंकि वो खुद महिला हैं और वुमेन इश्यूज पर ज्यादा फोकस रहती हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हुई हो, अलीगढ़ की घटना हुई हो, लखीमपुर खीरी की घटना हुई हो, सोनभद्र की घटना हुई हो, वहां वो बहुत तेजी से पहुंचने की कोशिश करती हैं और महिलाओं से कनेक्ट करती हैं। तो जब उन्हें उत्तर प्रदेश का पूरा प्रभार दिया गया है तो वो कुछ नया करना चाहती हैं। 40% टिकट महिलाओं को देना ये अपने आप में एक बड़ा पाथ ब्रेकिंग जैसा है, लेकिन सियासी फायदा कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस जरूर कोशिश कर रही है कि वो भी इस गेम में आए, चुनाव के इस मैदान में वो भी एक प्लेयर के तौर पर आए। महिला वोट आज के समय में अगर आप कहें तो महिलाओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं निकाली, उज्ज्वला योजना रही, सब्सिडी योजना है, तो उन्हें लगता है कि अब जब वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो कांग्रेस की तरफ उसका रुझान होगा। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ 2022 नहीं, 2024 को देख करके भी ये फैसले ले रही हैं प्रियंका गांधी। क्या इस फैसले का इन्फ्लुएंस बाकी पार्टियों पर भी हो सकता है कि वो भी महिलाओं को टिकट देने के बारे में सोचने लगे?
देखिए, कांग्रेस ने जो ये आज अपना पहला वचन या यूं कह सकते हैं उन्होंने पहली अपना एक गेम चेंजर पासा फेंका है, इसका असर दूसरे दलों पर पड़ेगा जरूर। अब एक दबाव दूसरे दलों पर होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दें, एक दबाव तो जरूर बनेगा और कांग्रेस पार्टी इसे मेन एजेंडे के तौर पर आगे लेकर के जाएगी। खुद प्रियंका गांधी महिला चेहरा हैं, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं। अब जब बीजेपी या जो दूसरे दल हैं 33% रिजर्वेशन की बात राज्य से लेकर सेंटर तक हो रही है, लेकिन अभी तक 33% रिजर्वेशन अगर आप नगर निकाय को छोड़ दें तो कहीं और मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर टिकट में कांग्रेस पार्टी 40% रिजर्व कर रही है और ये कह रही है कि उनकी इच्छा थी कि 50% दें, तो ये एक मुद्दा जरूर बनेगा। अब ये निर्भर करता है कि दूसरी पार्टियां इसे कितनी संजीदगी से लेती हैं, और अगर ये कहीं मुद्दा बना, महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बना, या फिर इस पर ऐसा लगा कि हाँ महिलाओं के इश्यूज इतने बड़े हो रहे हैं कि अब ये भी वोट तय करेंगी कि जिन्हें ज्यादा टिकट मिलेगा उन्हें महिलाओं का ज्यादा वोट मिलेगा, तब पार्टियों पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन आगे रहने में या कह सकते हैं लीड लेने में प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पे लीड जरूर लिया है, लेकिन इसका सियासी फायदा कितना होगा, वोट में कितना तब्दील होगा, क्या महिलाओं को टिकट देने से कांग्रेस को वोट मिल जाएंगे, महिलाओं के वोट मिल जाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपनी एक वोट बैंक क्रिएट करने की जरूर कोशिश की है, क्योंकि जो वोट बैंक जिसकी हम लोग चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा वोट बैंक की बात की जाए, दलित वोट बैंक की बात की जाए, सवर्ण या ब्राह्मण वोट बैंक की बात की जाए, मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए, तो ये कांग्रेस को छोड़कर या बाकी सभी दलों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ये सारे वोट बैंक। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने वोट बैंक की तरफ इशारा कर रही है कि भाई देखो मेरे पास ये महिलाओं का वोट बैंक है और मैं महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जाति, सबको को अलग करते हुए वो एक महिला वोट बैंक की तरफ कांग्रेस बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इसमें सफल कितनी होती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि दूसरी पार्टियों पर अब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का दबाव जरूर होगा। शुक्रिया कुमार अभिषेक। तो बस यहीं तक था आज का दिन भर। खबरों और ज्ञान का ये कारवां आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे बाकी के पॉडकास्ट के बारे में भी आप अपनी कोई राय देना चाहें तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने और साउंड एडिट किया है अमृत रेगी ने। मेरा नाम जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।